नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे, जिसका नाम है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। बेसिकली कॉमन कॉज एक एनजीओ है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इन्होंने 2005 के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक लेटर लिखा कि आपको यूथनेशिया और उसके साथ लिविंग विल को आपको लीगल करना चाहिए। बट वहाँ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। बट इससे पहले मैं केस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को लेके आपको समझाना चाहता हूँ वो होता क्या है। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिया यूथनेशिया। देखिए यूथनेशिया क्या होता है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव होता है। इसका मतलब होता है गुड डेथ। ये एक तरह की प्रैक्टिस है कि किसी को आप इंटेंशली उसकी जान को ख़त्म कर रहे हैं सो डैट कि उसको पेन सफ़र ना करना पड़े। इसमें भी दो तरह के यूथनेशिया होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है, आप एक लीथल डोज देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वैक्सीन के थ्रू कोई पॉइजन दे रहे हैं और जिससे कारण उसकी मृत्यु हो जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है या वो एक वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब वो उसका कंट्रोल खुद पे नहीं है और काफ़ी दिन से वो बीमार पड़ा है, क्यूरेबल नहीं है। तो उस केस में एक लीथल डोज देते हैं जिससे कि उसकी इंस्टेंटली तुरंत मौत हो जाए और जिसके कारण उसको पेन ना सहना पड़े बहुत ज़्यादा। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप वेंटिलेटर पे हैं या आपका कोई भी तरह का मेडिकल सपोर्ट चल रहा है। उस केस में पैसिव यूथनेशिया में आप उनका सपोर्ट बंद कर देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप जब उनका ट्रीटमेंट बंद कर देंगे और ट्रीटमेंट होगा नहीं तो उनकी जल्दी से जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो दो तरह के हो गए, एक्टिव और पैसिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव में आपके एक्शन लेने पे उसकी मौत हो रही है, पैसिव में आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए उसकी मौत हो रही है। ठीक है, तो आपको मैंने यूथनेशिया का मतलब बता दिया, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया बता दिया। अब बात करते हैं लिविंग विल क्या होता है। देखिए लिविंग विल क्या होता है, वसीयत होती है एक तरह की। जैसे बाप दादा वसीयत छोड़ के जाते हैं ना आपके नाम पे, तो वैसे ही लिविंग विल क्या होता है, आप वसीयत लिख के जाएंगे एक तरीके से कि आप अगर एक पर्टिकुलर एज पे 80 एज हो जाती है आपकी और आप उसमें लिखते हैं कि अगर 1 साल ट्रीटमेंट चलता है मेरा और उसके बाद मैं ठीक नहीं होता हूँ या मुझे ऐसा कुछ हुआ है जो कि क्योरेबल नहीं है, उस केस में आप मुझे पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। या तो आप मेरे पेरेंट्स पे छोड़ सकते हैं, मेरे रिलेटिव्स पे छोड़ सकते हैं कि अगर वो जब कहते हैं कि अब इनको पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए तो आप मुझे उस समय पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। तो एक तरह का वसीयत हो गया, पहले से लिख के जा रहे हैं कि ये एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नहीं बेसिकली लेटर है कि उसमें विल है जिसमें लिखा है आपने कि एक पर्टिकुलर एज पे आप मेरे साथ ऐसे कीजिएगा अगर मेरा डिसीज जो है क्योर नहीं हो रहा है, या मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो डिसाइड करेंगे सही समय कब होगा पैसिव यूथनेशिया देने का। तो लिविंग विल को लेकर और यूथनेशिया को लेकर, दोनों को लेकर इन्होंने पीआईएल फाइल किया। ठीक है, अब एक वर्ड और है उसको भी समझा देता हूं, वो होता है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, पीवीएस भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है कि एक पर्सन है, वो एक ऐसे स्टेट में चला गया है कि वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने बॉडी पे, ना वो मूव कर पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना खाना खा पा रहा है, वो सिर्फ लेटा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बेसिकली वो जिंदा रह के भी मरा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं वो एक तरह का कोमा में है। तो इसको कहते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो इनका यही दरखास्त थी गवर्नमेंट से, जो कि गवर्नमेंट ने सुनी नहीं, तो ये पीआईएल फाइल के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत कि जो भी पर्सन टर्मिनली इल है और वेजिटेटिव स्टेट में है उसको हमें पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, बेसिकली इशू आपको मैंने पूरा बता ही दिया है। इनका यही था कि जो राइट टू लाइव विद डिग्निटी है आर्टिकल 21 में, उसमें हमारा राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। अगर हमको जीने का हक है विद डिग्निटी, तो हमें मरने का भी हक होना चाहिए पूरे गरिमा के साथ। ठीक है, हम जी रहे हैं, पर ये जो जीना है, ये जो हमको जीने का हक दिया गया है गरिमा के साथ, ये आपकी मौत तक होना चाहिए ना। जब आपकी मौत होगी तो भी तो डिग्निटी होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 80 साल की एज हुई और उसके बाद आप काफ़ी पेन में हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो ना ही वो आपकी अच्छी लाइफ में
इंक्लूड करेगा, ना ही आपकी डिग्निटी कहीं से उसमें आएगी कि मतलब आपने गरिमापूर्ण से आपकी मौत हुई। तो इनका यही कहना था कि आर्टिकल 21 के अंडर आप जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है उसके अंदर इंक्लूड कीजिए राइट टू डाई विद डिग्निटी। जो जजमेंट आया 2018 का कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको तो हम जानेंगे, बट उससे पहले एक केस और था, अरुणा शॉनबॉक केस 2011 में जिसका जजमेंट आया। बेसिकली इसमें क्या था, मैं छोटे में समराइज करता हूँ। अरुणा शॉनबॉक एक नर्स थी एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनका सेक्सुअली असॉल्ट हुआ और कुछ उनके साथ फिजिकल वायलेंस भी हुआ, जिसके कारण वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई और उनका वो बहरी भी हो गई और ब्लाइंड भी हो गई और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई थी। एक तरह से हम कहते हैं वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, मतलब कि आप कह सकते हैं कोमा में चली गई थी कि वो अपनी उनका कोई कंट्रोल नहीं था उनके अपनी बॉडी पे। सो उसको लेके एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप इस केस में प्लीज़ इनको पैसिव यूथनेशिया के लिए परमिशन दें, सो डैट कि इनका जो इतना सफरिंग है वो ख़त्म हो, क्योंकि ये लगभग मोर देन 30 ईयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में थी, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी। ये अपने बॉडी पे इनका कोई कंट्रोल नहीं था, ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, कोई रिएक्शन नहीं कर पा रही थी, कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कुछ। तो उसको लेके इन्होंने एक्टिविस्ट जो थी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप इनको यूथनेशिया जो पैसिव यूथनेशिया के लिए परमिशन दीजिए, सो डैट इनका जो सफरिंग है वो खत्म हो, जो पेन से जी रही हैं वो खत्म हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में ये क्लियर किया एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया को, और साथ में बोला कि अगर कोई चांस नहीं है रिकवरी की और कोई अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में कोई पर्सन है, तो इस केस में हम परमिशन दे सकते हैं पैसिव यूथनेशिया के लिए। और ये केस बाय केस पे डिपेंड करेगा और इसके लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर इसका एक सुपरविजन होगा, तब जाके इसकी परमिशन ग्रांट होगी। बट इसमें जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखे थे, ये रखे थे कि फैमिली की सहमति होना जरूरी है, साथ ही साथ जो इनके नेक्स्ट फ्रेंड होंगे, मतलब जो कि काफ़ी करीबी दोस्त जो होंगे, इनके करीबी दोस्त, उनकी परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इनके फैमिली का कोई सपोर्ट था नहीं, तो उनकी परमिशन का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और जो करीबी दोस्त की बात हुई, जिन्होंने पिटिशन फाइल किया था, उनको उनको करीबी दोस्त में कंसिडर नहीं किया गया, तो करीबी में उनको कंसिडर किया गया जो इनकी देखभाल कर रहे थे 30 साल से ज़्यादा। तो जब उनसे पूछा गया, जो नर्सेज थी इनकी सेवा कर रही थी, इनकी देखभाल कर रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि इनको हम यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया नहीं देना चाहते, तो कोर्ट ने इनको सीधा मना कर दिया। बट 2011 का जो ये केस था, बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ समझ आया कि जो ये केस था, ये तो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस था, ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए परमिशन दी जा रही थी, बट इसके लिए हमको कुछ ना कुछ एक ऐसा जजमेंट लॉ बनाना हो, गाइडलाइन देनी होगी, सो डैट लोगों को सफ़र ना करना पड़े। तो इससे पहले भी कुछ केसेस हुए थे, जैसे पी राथी नाम केस था, ज्ञान कौर केस था 1996 का, और अरुणा सोनबॉग का मैंने बता दिया। अब ज्ञान कौर केस में क्या था, उसमें भी यूथनेशिया की डिमांड आई थी। उसमें जजमेंट ये आया था कि राइट टू लाइफ जो है वो आपका आर्टिकल 21 में है, बट उसके अंडर में राइट टू डाई का कोई भी आपको हक नहीं है। ठीक है, और जो ये यूथनेशिया है, जो पैसिव यूथनेशिया है, ये एक तरह का किलिंग है। ठीक है, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसको आप नहीं कंसिडर कर सकते राइट टू डाई विद डिग्निटी, और ना ही इसको आर्टिकल 21 में कंसिडर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पी राथी नाम केस और ज्ञान कौर केस और अरुणा सानबॉग के केस, तीनों केस को काफ़ी एनालाइज किया और 5 बेंचेस की जजेस की बैठक लगाई, कंस्टिट्यूट किया, और उसमें जजमेंट दिया कि हर किसी व्यक्ति का ये राइट बनता है वो अपनी लाइफ को डिग्निटी से जिए, बट अगर वो लाइफ जो ख़त्म हो रही है वो डिग्निफाई तरीके से नहीं ख़त्म होगी, तो राइट टू लाइफ डिग्निटी कहाँ हुई और राइट टू डाई विद डिग्निटी कहाँ से हुई वो फिर। तो ये उन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी पर्सन है वो अपने ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर सकता है अगर वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, और साथ ही साथ उसको डिग्निफाइड डेथ के लिए उसका राइट बनता है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तो आप कह रहे हैं कि जीवन आप इंश्योर कर रहे हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, बट जब उसकी मृत्यु हो रही है, अगर उसमें कोई गरिमा नहीं है, गरिमा पूर्वक नहीं मर रहा है वो, तो वहाँ पे डिग्निफाइड अगर हार्म हो रही है तो वो गलत है।
इंसान को डिग्निफाई मौत होनी चाहिए, एक गरिमापूर्ण तरीके से मरना चाहिए और एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जो आपका वजूद है, जो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी एक कोई पहचान होनी चाहिए, मतलब कि मीनिंग होनी चाहिए, सो डैट कि आप बिना सफरिंग के आपकी मौत हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आर्टिकल 21 का एसेंशियल जो एट्रीब्यूट होता है वो डिग्निटी होता है, और डिग्निटी का जो एसेंशियल फीचर होता है वो राइट टू चूज होता है। तो हमें ये राइट देना चाहिए कि वो अपने मेडिकेशन को चूज कर सके कि उसको लेना है कि नहीं लेना है, मेडिकल सपोर्ट लेना है कि नहीं लेना है, तो ना उसकी डिग्निफाइड मौत होगी। अगर कोई पर्सन इतना ज़्यादा परेशान है, इतने पेन में है, उसकी मृत्यु होती है, तो क्या फ़ायदा उस मौत का, उस लाइफ का। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को सब देखते हुए, एनालाइज करते हुए, उन्होंने जो पैसिव यूथनेशिया को पहले ही उन्होंने लीगल कर दिया था, और अभी उन्होंने एक एडवांस डायरेक्टिव देते हुए प्लस उसके साथ आपका लिविंग विल को लीगल किया, और कुछ गाइडलाइन जारी किया कि किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा, डॉक्टर्स कैसे डिसीजन लेंगे। बहुत सारे उसके गाइडलाइंस हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के हिसाब से, सो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो पूरा जजमेंट जो निकल के आया, बेसिकली आपका पैसिव यूथनेशिया पूरी तरीके से लीगल हो गया, लिविंग विल आपका लीगल हो गया, और आर्टिकल 21 के अंदर आपका राइट टू डाई विद डिग्निटी आपका कंसीडर किया जाएगा, राइट टू लाइव विद डिग्निटी के अंदर। तो हम लोग अपने अगले जजमेंट में बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।